नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली अपर पीसीएस एग्जामिनेशन जो है उसके लिए हमारा ग्रुप चल रहा है। उसमें जो पेड क्विजेज हैं हम आपके लिए यहाँ पे उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चंस होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो एग्जामिनेशन में सीधे रूप से भी और इनडायरेक्टली दोनों रूप से देखने को मिलेंगे। आप फॉलो कीजिएगा इसको और जो आपके फीडबैक होंगे आप हमको कॉमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज साथ के साथ आप उसको रिवाइज भी करते चलें। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ हम आज का वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमसे पूछा गया है, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई थी। देखिए, हमारा स्टेट उत्तराखंड बना है उससे पहले ही उत्तर प्रदेश का भाग था, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट था 1947 का। ठीक है, तो उसके माध्यम से ही ये क्षेत्र भी गवर्न होता था। ठीक, तो इसमें हम ये डेट मान सकते हैं 15 अगस्त 1947। ठीक है, अभी हमारा जो वर्तमान में एक एक्ट जो पंचायती राज का है उत्तराखंड के रेफरेंस में, तो ये इम्प्लीमेंटेड है उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 4 अप्रैल 2016 से। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रति लाख जनसंख्या में सर्वाधिक सड़कें उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं। तो मतलब प्रति लाख पॉपुलेशन के रेफरेंस में पूरे स्टेट के जितने भी जिले हैं तो उसके रेफरेंस में देखेंगे तो सर्वाधिक रोड है टिहरी में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे हम। उत्तराखंड के किन जिलों में राज्य की कुल आबादी का लगभग 50% से ज्यादा यानी लगभग 52% का निवास है। 3 जिले हैं मोस्टली पॉपुलेटेड, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज इन सबको ध्यान रखेंगे। हाईवे के रेफरेंस में केदारनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर स्थित है। एब्सोल्युटली तो नहीं, लेकिन जो कनेक्टेड एरिया के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 109। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य में रेल पथ जो रेलवे ट्रैक्स हैं इसकी सर्वाधिक लंबाई किस जिले में स्थित है। तो ये जो कि हमारा राज्य क्या है, पहाड़ी क्षेत्र वाला है, तो यहाँ पे बहुत ही प्लेन सरफेस न होने के कारण रेलवे का विकास उतना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है जो जितना भी है उसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो हरिद्वार में इसका एरिया है। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है सही कौन सा है। बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत आपसे क्या पूछा गया है। उत्तराखंड में पहली जो रेल लाइन थी है ना, पहला रेलपथ 1884 यानी कि ब्रिटिश शासन में रायपुर से काठगोदाम तक बिछाया गया था। ये ठीक है, अभी भी देखेंगे काठगोदाम तक ही टर्मिनल है, उसके आगे रेलवे लाइन हमारी है नहीं। ठीक, और हरिद्वार देहरादून का जो रेल मार्ग है ना, तो ये राजा जी नेशनल पार्क हमारा जो है काफी वाइड एरिया है, तो इसके मध्य से होकर के ये ट्रैक गुजरता है। ठीक, तो इसमें जो दोनों हमारे कथन है वो ठीक है। ऑप्शन हम सी को चुनेंगे। यहाँ पे इसका इंग्लिश भी देख सकते हैं आप, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो कीजिए। ट्रैवल के रेफरेंस में हेली सेवा है ना, हेलीकॉप्टर सेवा उत्तराखंड में फर्स्ट जो स्टार्ट हुई अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए, तो वर्ष बताना इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्ट्स। 2003। फिर से 2 स्टेटमेंट कौन सा सही है। उत्तराखंड में उपोष्ण कटिबंधीय वन 750 या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो फॉरेस्ट के रेफरेंस में अगर बात करें तो ये पहला कथन हमारा जो है ठीक है। हमारा जो ये सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो यहाँ पे प्रेजेंस है ना, तो उसका एलिवेशन इतना है। और जो ये कोनिकल फॉरेस्ट होता है ना, कोनिफेरस, तो कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो इसमें भी दोनों बातें ठीक हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में रक्षा सूत्र आंदोलन किस वर्ष टिहरी के भिलंगना क्षेत्र से शुरू हुआ था। तो बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन के क्षेत्र में है ना, जो है पेड़ों की कटाई वगैरह ना हो, तो उसकी रक्षा का संकल्प जैसे वो एक रक्षा सूत्र बांधते हैं हिंदू धर्म में लोग अपने हाथों पे, तो उसी तरीके से वृक्ष पर रक्षा बांध करके है ना ये आंदोलन स्टार्ट हुआ इस क्षेत्र में 1994 से। 2 कथन हमारे पास है, इसमें गलत बताना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही या गलत आपसे क्या पूछा गया है। उत्तराखंड में जो मौजूद जैव विविधता है ना, तो
उसकी कह सकते हैं उपलब्ध मतलब उपस्थिति के कारण भौगोलिक क्षेत्र जो राज्य का हमारा है उसका 12% संरक्षित क्षेत्र है ना, बायोडाइवर्सिटी के रेफरेंस में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। हमारे राज्य में उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 कंजर्वेशन रिजर्व और 1 बायोस्फीयर रिजर्व। ये बड़ा फेमस है, कौन सा, नंदा देवी। ठीक है, तो ये स्थित है। तो इसमें भी दोनों चीजें ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं है। तो हम इसमें नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। नेक्स्ट है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किन जिलों में विस्तृत है? तो ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो पौड़ी और नैनीताल, है ना, ये एरिया जो है इसमें इसका विस्तार है। ऑप्शन बी। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत जी थे उस समय भारत के होम मिनिस्टर, ठीक है, तो उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया 1955 में। ठीक, नेक्स्ट है झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है? झिलमिल ये जो है छोटा एक अराउंड 40 स्क्वायर किलोमीटर का वेटलैंड है, हरिद्वार में स्थित है, गंगा रिवर के बैंक्स पे, और कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया था ये 2005 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। 2 स्टेटमेंट फिर से, कौन सा सही है? उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी मानी जाती है, ठीक है, काली रिवर आप देखेंगे नेपाल बॉर्डर पे, ठीक, तो ये तो ठीक है। दूसरा है उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कामेट है, तो ये भी ठीक है, करीब 7700 मीटर से ऊपर का एलिवेशन है इसका, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो नंदा देवी है। ठीक, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार देश में राज्यों के जन घनत्व के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? सेंसस देखिए भारत में हर 10 साल में होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में हुआ, उसके बाद से अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट जो डेटा है यही 2011 वाला है, इसको पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए जो 2011 का सेंसस है उसमें देखेंगे तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है जनसंख्या के मामले में उत्तराखंड 20वें स्थान पर रहा था, ठीक है। और जो है बात करें डेंसिटी की जो पूछा गया है तो ये 25th पोजीशन थी, ऑप्शन डी। अब है कि जनवरी नहीं, यहाँ पे जनगणना होना चाहिए बेसिकली, कोई बात नहीं, करेक्शन करते हैं। तो 2011 के सेंसस के अनुसार सर्वाधिक शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन किस जिले में पाई जाती है उत्तराखंड के? तो जैसे एससी पॉपुलेशन इस सेंसस में करीब जो है 18.92 लाख के आसपास थी, ठीक, तो इसमें से सर्वाधिक जो है करीब 4 लाख के आसपास हरिद्वार में थी सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे उधम सिंह नगर में, तो ऑप्शन फर्स्ट। 2 कथन फिर से अब यहाँ पे देखिए गलत पूछा गया है, यही बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख फसल गेहूं है जो कुल फसली क्षेत्र के 42% भाग में लगभग उगाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और चावल और गेहूं यहाँ पे देखिए एक रबी की फसल होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना, चावल एक खरीफ की फसल है जो उत्तराखंड के सकल फसल क्षेत्र के लगभग 36.9 भाग में उगाई जाती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें ठीक हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है संवेदनशील भूकंप जोन 4 में उत्तराखंड का कौन सा जिला शामिल नहीं है? पूरे भारत को डिवाइड किया गया है अलग अलग जोन्स में भूकंप की आवृत्ति जो होती है उसके अनुसार, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखिए जो मेनली जोन 4 और जो जोन 5 है जहाँ पे हाईली कह सकते हैं सेंसिटिव एरियाज हैं ये अर्थक्वेक के लिए, तो उसमें 4 की बात करें तो इसमें देहरादून है, उत्तरकाशी, टिहरी और उधम सिंह नगर, ये चारों हैं। पिथौरागढ़ इसमें और हो जाएगा, पिथौरागढ़ बेसिकली आपका इसमें आएगा जोन 5 में, ठीक है। जोन 5 में है अन्य चमोली, ठीक है, ये पिथौरागढ़ देख लिया, रुद्रप्रयाग का एरिया है ना, ये सब, अल्मोड़ा। नेक्स्ट है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, है ना, इसके अंतर CSIR के अंतर्गत कार्यरत एक संस्था है भारत की, तो इसके द्वारा हाल ही में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है हंसा 3 NG विमान, ठीक है, इसका ये पूरा नाम है हंसा 3 NG। तो ये किस प्रकार का विमान है, ठीक है, तो जो कह सकते हैं पायलट्स वगैरह हैं उनके ट्रेनिंग से संबंधित एक विमान है, ऑप्शन बी प्रशिक्षक। ये कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इनको भी ध्यान से देखना है। हाल ही में मदुरई में सोमगिरी पहाड़ी है, पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि सोमगिरी का पहाड़ी कहाँ पे है, ठीक, तो इसके ऊपर राजा चोल डायनेस्टी से संबंधित एक नया शिलालेख अभी हाल ही में खोजा गया था। तो जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके अनुसार यह शिलालेख लगभग
1000 जो है साल पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप हाल ही में तब चर्चा में आया जब अमेरिका ने यहाँ पर अमेरिका के आयात पर 10% का टैरिफ लगाया है। अभी हाल ही में देखेंगे आप तो यूएस ने बहुत सारे देशों पे, खास करके भारत और चाइना जैसे देशों पे जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है उस पे टैरिफ्स इम्पोज किए हैं, यानी काइंड ऑफ टैक्स होता है ये। ठीक, तो जो है ये चीजें चर्चा में थी, इसको पढ़िएगा, जैसे भारत पे 27% का था। ठीक, तो वैसे ही हर्ड और मैकडोनल्ड द्वीप जो है, इससे अगर कोई एक्सपोर्ट जाता है यूएस में तो उस पे 10% का टैरिफ लगेगा, और ये इंडियन ओशंस में जो है स्थित है। इसको प्लीज मैप पे लोकेट कीजिए। नेक्स्ट है हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ लंबी थूथन वाला वाइन सांप है ना, सांप की प्रजाति है, ये मतलब रेयर काइंड ऑफ सांप है। ठीक है, तो जो है इसको देखा गया था फिर से इसी दुधवा टाइगर रिजर्व में, काफी पहले इसको एक बार देखा गया है ना। तो ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है, किस जिले में है ये ध्यान रखना है पहले कि जो ये क्या नाम है वाइन सांप है ना, अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस है ना, ये देखिए नाम है इसका। तो ये जो है दुधवा में पाया गया, दुधवा है लखीमपुर खीरी में। ठीक, ऑप्शन बी। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा? अभी हाल ही में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है समृद्ध समुद्र, विकसित भारत और नीली अर्थव्यवस्था व हरित विकास के लिए युवा। ये थीम है किसका? राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह 2025 का। तो ये कौन सा नंबर का नेशनल मैरीटाइम डे है? ठीक है, जिसका ये थीम पूछा गया है। तो नेशनल मैरीटाइम डे मनाते हैं 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष, 2025 में भी मनाया गया ये, और 62nd था ये। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में खतरनाक इसमें से किस प्रकार के संक्रमणों के लिए दवाओं और परीक्षणों की गंभीर कमी के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है? तो पूरे विश्व में है ना शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन एंड टेस्ट फॉर फंगल डिजीज है ना, फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं, इसके बारे में पहली चूंकि इस तरह की रिपोर्ट WHO ने पब्लिश की है, तो इस वजह से ये पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। एक हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो भारत सरकार का है, इसकी 26वीं रिपोर्ट आई है। भारत में महिलाएं और पुरुष 2024 चयनित संकेतक और डेटा, ये रिपोर्ट है, इसको थोड़ा प्लीज अलग से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसके अनुसार भारत में सभी बैंक खाते, यानी कि जैसे मान लीजिए भारत में 100 बैंक खाते हैं, ठीक है, तो उसमें से महिलाओं के पास कितने खाते हैं? ठीक है, तो लगभग 39.2% जो बैंक खाते हैं वो महिलाओं के हैं। ठीक, तो एक काफी अच्छा नंबर है। ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित। नेक्स्ट है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया, काफी चर्चाओं में भी रहा था ये, इसको आपको अलग से भी पढ़ना चाहिए। तो ये विधेयक बेसिकली वक्फ अधिनियम जो है किस वर्ष का था, जिसमें संशोधन करता है, जिसमें सरकार को वक्फ से संबंधित संपत्तियों को रेगुलेट करने से संबंधित जो विवाद है उसको निपटाने की अनुमति मिलती है। 1995 का ये एक्ट है ना, जो मुस्लिम कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, वक्फ के अंतर्गत आती हैं, उसके रेगुलेशन से संबंधित है। थोड़ा इस एक्ट को भी आप लोग डिटेल में देखें। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, आपके उत्तराखंड इस एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स अपर पीसीएस के हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। काफी इफेक्टिव स्टडी मटेरियल्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। और अभी हमारा जो भी ये जितने भी कोर्सेज हैं उस पर 15% का एक फ्लैट डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं इन ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। पूरे स्टडी मटेरियल, इसके अलावा डाउट एंड डिस्कशन वाले ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, या फिर जो टेस्ट सीरीज हम ये पेड क्विज देख रहे हैं, या जो टेस्ट सीरीज हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, इन सब में भी आप अलग से एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन जो आपको ज्यादा और चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर जो वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी आपको ये नंबर बताए जाएंगे, आप वहां पे देख करके इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन ग्रुप्स में जल्द से जल्द जुड़े आप, आपका एग्जामिनेशन भी आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। और अब हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि इसमें से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में जो दूर के देश हैं उनके साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो जैसे आज की डेट में हमारे अलग अलग देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, है ना, विदेश मंत्रालय के या विदेशी तौर पे जो चीजें होती हैं, ठीक है, तो ये मौर्य टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो इनके संबंध सीरिया जैसे जो देश है ना,
इनसे रहे थे, तो इसके मतलब साक्ष्य में मिलते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, इसी शासनकाल में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य प्रमुख शासक हुए, तो इन्होंने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? देखेंगे अलेक्जेंडर जो है द ग्रेट के बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उसने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, है ना, भारतीय जो टेरिटरी की बात करें तो उन्हीं क्षेत्रों को बाद में कह सकते हैं डिफेंड किया, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस इसको हरा करके। सेल्यूकस फर्स्ट था ये, ठीक। तो ये युद्ध जो हुआ था अराउंड 305, ठीक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो टर्म्स जैसे हम देख रहे हैं, सेल्यूकस हो गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको साथ के साथ आप पढ़ते चलें, जिससे ये याद रहे अच्छे से लंबे समय तक। अब इसी टाइम पीरियड में देखिए बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक, जैसे अभी हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की, तो सीरिया का शासक था एंटियोकस फर्स्ट, ठीक है। तो इसका राजदूत था मेगास्थनीज जो आया था, ठीक है। तो उसको रिप्लेस किया था बिंदुसार के टाइम पीरियड में किसने? तो ये था डायमिकस, ठीक है, ऑप्शन डी। इन इवेंट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ से ये चीजें आपको पता चलेंगी। इसमें से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का पहला अंग कौन सा था? कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पुस्तक थी, ठीक है। तो इसमें किसी पर्टिकुलर जो राज्य है ना, उसके 7 अंग बताए गए, यानी कि पार्ट्स, ठीक है। तो कौन कौन से थे ये देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ा किंग, सबसे ऊपर मतलब, फिर अमात्य, है ना, जिसको ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं आप, जनपद यानी कि टेरिटरी, फिर दुर्ग यानी कि फोर्ट, है ना, जो एरिया है, फिर है कोष यानी कि ट्रेजरर, फिर दंड, है ना, यानी कि जो अथॉरिटी है पनिश करने की, और सबसे लास्ट में होता था मित्र, यानी कि जो आपका स्टेट का अलाई है, ठीक है। तो स्वामी इसमें नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य को विभिन्न लेखकों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है, ठीक है। तो इसमें से एंड्रोकोट्स किसके द्वारा कहा गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आपके। एपियन और प्लूटार्क, ये 2 हिस्टोरियन थे, इन्होंने इसको इस नाम से संबोधित किया है। अभी हमने अर्थशास्त्र की बात की ना कौटिल्य के, तो इसमें संस्था नामक शब्द का उल्लेख है, जो राज्य के रेफरेंस में किस चीज को दर्शाता था? तो इंटेलिजेंस सिस्टम, है ना, गुप्तचर व्यवस्था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा क्या थी? यानी कि इस शासनकाल में जो है राजा की ओर से जो सिक्का ढलवाने की जिम्मेदारी जिस ऑफिसर की होती थी उसको लक्षणाध्यक्ष बोलते थे। ये चारों टर्म इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? हिंदी जो हम लिखते हैं देवनागरी में, तो उसका एंशिएंट रूप है ब्राह्मी, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, टॉलमी फिलाडेल्फस, अभी जैसे हमने ऊपर एंटियोकस की बात की थी, है ना, सीरिया के रेफरेंस में, तो वैसे ही ये एक शासक था जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, ठीक है। तो ये कहाँ का शासक था? इजिप्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा इसमें से कौन था? जैसे भी ऊपर हमने बात की, है ना, शासक की, ये टॉलमी की, तो वैसे ही मकदूनिया यानी कि जो भी वर्तमान में मैसिडोनिया पढ़ते हैं, इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा। तो अशोक का जो शासनकाल भारतीय क्षेत्र में रहा, तो उसी के कंटेम्प्रेरी इस क्षेत्र में इनके रिलेशंस अपन आपस में रहे थे, तो ये था एंटिगोन गोंटास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है? तो देखिए, अशोक बहुत ग्रेट शासक रहे, इनके कई सारे जो पिलर एडिक्ट्स हैं, है ना, रॉक एडिक्ट्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन से मतलब कई सारे इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है जो एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपके, अलग अलग जो नंबर्स के एडिक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़िएगा, इसकी लिस्टिंग्स वगैरह। तो अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट इन्होंने माना है, तो ये इंफॉर्मेशन इनके 7वें शिलालेख में मिली है, ठीक, ऑप्शन डी। अब इसी मौर्य काल में मंत्री परिषद जो होती थी, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित ऑफिसर था, है ना? तो रेवेन्यू के कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर था मौर्यन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो था समाहर्ता, ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे भी देखिए जो चारों टर्म है इनके बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। देखिए अशोक के शिलालेख के बारे में क्वेश्चन फिर से है कि किस अभिलेख में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख था, कौन सा अशोक का, ठीक है। तो जो है रिलीजियस टॉलरेंस की बात कंप्लीटली जो है ये इसमें मिलती है रॉक एडिक्ट 12। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कई तरह के लैंड्स होते थे जिसमें से अदेव मात्रिक टाइप ऑफ लैंड भी होता था, तो इसका क्या अर्थ होता था, ठीक है। तो ऐसी भूमि जहां पर वर्षा नहीं होती लेकिन फिर भी अच्छी खेती की जा सके, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में, से ये भारत का क्षेत्र है, तो
ये वाला जो एरिया हुआ ना, तो इस क्षेत्र में उत्कीर्णित जो है राजाज्ञा यानी कि जो एडिक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें अशोक ने किस लिपि तथा या फिर किन लिपियों का प्रयोग किया है, एक से ज्यादा अगर है तो देखेंगे तो कई मतलब जो हमें एडिक्ट्स मिले हैं या जो है पिलर इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं, तो इसमें अरमाइक, ग्रीक और खरोष्ठी, है ना, 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी। ठीक, देखिए ये जितने भी जैसे अशोक की हम बात कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस की, तो आप लोग पढ़ने के साथ साथ एक काम कीजिएगा कि मैप पे भी इसको लोकेट करेंगे ना, वर्तमान का जो क्षेत्र है, तो उस हिसाब से जब एक बार आप मैप पे लोकेट करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ से पाई गई थी, तो एग्जामिनेशन में फिर आपको याद आ जाएगा। अगर ऐसे फैक्ट नहीं याद आता है तो लोकेशन आपको पता रहेगी, तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में से आप कुछ एलिमिनेट करके उत्तर को ढूंढ सकते हैं। अभी हमने बात की कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में, तो मेनली ये एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पुस्तक थी, ठीक, तो उसी के बारे में है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि उसमें उस समय जो राज्य या देश का क्षेत्र था उसके आर्थिक जीवन का वर्णन ये पुस्तक नहीं करती, है ना, ये गलत है। अन्य 3 ऑप्शन जो है वो ठीक है। दो कथन फिर से है, सही को चुनना है। भारतवर्ष जो ये टर्म है इसका सर्वप्रथम उल्लेख खरवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सेकंड है ये अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा जो वर्तमान है वहां पर स्थित है, और 17 पंक्तियों का अभिलेख है जिसमें से प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में उल्लेख है इसका। तो इसका जो भी उत्तर है, आपसे इसके उत्तर की अपेक्षा है, हमें कमेंट करके आप उत्तर को बताइएगा, ठीक। और हमने यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं करंट अफेयर्स के या फिर आपके उत्तराखंड स्टेट के रेफरेंस में, या फिर जो हिस्ट्री के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, इन सब को आप साथ के साथ रिवाइज करें अपने नोट्स में से। एडमिशन की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, 15% फ्लैट जो है डिस्काउंट आप ऑफर ले सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। अभी भी आपके पास पूरा समय है, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी आप कर सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न जो है उसके अनुसार स्टडी मटेरियल या फिर टेस्ट सीरीज पेड क्विज में एडमिशन लेकर के, ठीक है। इन सभी की जानकारी एडमिशन की हम ये जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा, इसमें 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, वहां से इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करेंगे हम इस वीडियो को। आपके जो भी फीडबैक हो इस वीडियो के रेफरेंस में आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। इस सीरीज को हम आपके एग्जामिनेशन तक कंटिन्यू करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।